नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता, को फाउंडर डायडॉक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में नाक की एलर्जी भी कहा जाता है। जानेंगे कि यह क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम लक्षण आते हैं और विस्तार से बात करेंगे कि कौन से सिम्टम और लक्षण आने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है। एलर्जिक राइनाइटिस नाक के अंदर की लेयर, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसका इन्फ्लेमेशन या सूजन है जो किसी एलर्जन जैसे कि डस्ट, मोल्ड, पोल्यूशन, स्मोक के कांटेक्ट में आने की वजह से होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्यों होता है। आपको एलर्जी तब होती है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम किन्हीं चीज़ों के लिए ओवर रिएक्ट करता है जो ज़्यादातर लोगों में परेशानी का कारण नहीं होती। इन एलर्जेंस के बॉडी में कांटेक्ट में आते ही बॉडी कुछ केमिकल्स को रिलीज करने लगती है, जिनमें एक केमिकल है जिसका नाम है हिस्टामिन। हिस्टामिन आपके नाक के अंदर की लेयर, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन कर देता है, उसका सूजन कर देता है, जिसके कारण एक्सेसिव म्यूकस डिस्चार्ज नाक के अंदर बनने लगता है और यही प्रोसेस एलर्जिक राइनाइटिस के और भी सिम्टम्स का कारण बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के क्या कारण होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एलर्जिक राइनाइटिस बॉडी के इम्यून सिस्टम का एलर्जन के अगेंस्ट ओवर रिएक्शन होता है। ये एलर्जन्स छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो एयरबॉर्न होते हैं और जब आप ब्रीथ करते हैं तब आपकी सांस के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद ये एलर्जन्स आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं और सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। कई तरह के एलर्जेंस एलर्जिक राइनाइटिस का कारण बनते हैं। उनमें पहला है हाउस डस्ट माइट्स। ये हाउस डस्ट माइट्स टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी स्किन के डेड फ्लैक्स पे फीड करते हैं। उसके अलावा यह हमारे कारपेट्स, फर्नीचर्स, लिनन्स, बेड्स उस पर भी मिलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस इन टाइनी इंसेक्ट्स के फीसेस में जो केमिकल होता है उसकी वजह से होता है। दूसरा है पोलन्स और स्पोर्स। पोलन्स पेड़ और घास से आते हैं। जब एलर्जिक राइनाइटिस पोलन्स के कारण होती है तो उस कंडीशन को हम हे फीवर भी कहते हैं। और स्पोर्स का प्रोडक्शन फंगाई द्वारा होते हैं, यह भी एलर्जिक राइनाइटिस का कारण बनते हैं। दोस्तों, अगला है एनिमल्स। ज़्यादातर लोगों में डॉग्स और कैट के अगेंस्ट एलर्जिक राइनाइटिस देखी जाती है। हालांकि कुछ लोगों में हॉर्सेस, कैटल्स, रैबिट्स और रोडेंट्स के अगेंस्ट भी एलर्जिक राइनाइटिस देखी गई है। यह देखा गया है कि एलर्जिक राइनाइटिस इन एनिमल्स के फर की वजह से नहीं होती है, बल्कि इन एनिमल्स के डेड स्किन फ्लैक्स और यूरिन और सलाइवा में जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से होती है। इसके अलावा लेटेक्स, वुड डस्ट, फ्लोर डस्ट, स्मोक, पोल्यूशन, ये सारे भी एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत प्रोमिनेंट एलर्जेंस का काम करते हैं। दोस्तों, अब यह सवाल हमारे दिमाग में आता है कि कुछ लोग एलर्जेंस के लिए ओवर सेंसिटिव होते हैं और कुछ नहीं। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी तक मेडिकल साइंस में पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है, परंतु ये देखा गया है कि अगर आपकी फैमिली में एलर्जिक की हिस्ट्री है तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस होने की संभावना कहीं ज़्यादा है। इस कंडीशंस को मेडिकली अटोपी या अटोपिक कहा जाता है। तो अगर आपको अटोपी है तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस होने के चांसेस औरों से कहीं ज़्यादा होंगे। इसके अलावा एलर्जी को डेवलप होने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स के रोल को भी देखा गया है। ऐसा देखा गया है कि अगर यंग एज में किसी बच्चे का एक्सपोजर लॉन्ग टर्म के लिए स्मोक या डस्ट माइट से हो जाए तो लेटर ऑन उस बच्चे में एलर्जी डेवलप होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स और लक्षणों के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस के कुछ सिम्टम्स कोल्ड यानी सर्दी जुकाम जैसे भी होने लगते हैं, जैसे कि गले में खराश होना, जिसे सोर थ्रोट भी कहते हैं, लगातार छींके आना, नाक बहना, नाक का बंद हो जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, कर्कश हो जाना, कफ होना, आपकी आईज, माउथ और स्किन में खुजली चलना या इचिंग होना। कभी कभी कुछ लोगों में और भी सिम्टम्स आते हैं जो कि कम कॉमन होते हैं, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर होना, हेडेक होना, कानों में बहुत तेज़ दर्द होना, आँखों में इरिटेशन होना, चेहरे और कानों में दबाव महसूस होना, टेस्ट और स्मेल का लॉस होना, और यह सभी सिम्टम एलर्जन के कांटेक्ट में आते ही शुरू हो जाते हैं।
ये सिम्टम शुरुआत के बाद 2 से 3 दिन में बहुत वर्स हो जाते हैं, उसके बाद ये ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगते हैं। अडल्ट्स और बड़े बच्चों में ये सिम्टम्स यूजुअली 7 से 10 दिन के लिए रह सकते हैं और छोटे बच्चों में ये सिम्टम्स 10 से 14 दिन के लिए रह सकते हैं। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम जब कुछ लोगों में पोलन्स के कारण होते हैं तो उसे सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं, और कुछ लोगों में एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स पूरे साल भी रहते हैं। ऐसी कंडीशन को पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि एलर्जिक राइनाइटिस के इन सिम्टम्स को आने पर आपको कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके ये सिम्टम आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर ये सिम्टम्स की वजह से आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बच्चे स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ऑफिस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो तुरंत आपको एक अच्छे एलर्जिक स्पेशलिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अगर एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकती है, जिसमें पहला है ब्लॉक नोज और रनिंग नोज की वजह से आपको रात में नींद में परेशानी होगी, आप सो नहीं पाएंगे, जिसके कारण आपको दिन में ड्राउजीनेस रहेगी, आप इरिटेबल रहेंगे और अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से अस्थमा के सिम्टम्स भी ट्रिगर हो सकते हैं। अस्थमा के सिम्टम्स को विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके अस्थमा के लक्षण की वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से नेजल पॉलिप्स भी हो सकते हैं। नेजल पॉलिप्स नाक के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन की स्वेलिंग होती है जो कि नाक और उसके आसपास के साइनसेस में ग्रो करने लगती है। नेजल पॉलिप जब छोटे होते हैं तो ये टीयर ड्रॉप शेप के होते हैं और जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता है ये ग्रेप शेप के होने लगते हैं। नेजल पॉलिप जब साइज में बड़े होने लगते हैं तो ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी कॉज करते हैं, लॉस ऑफ स्मेल कॉज करते हैं और ये आपके साइनसेस को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण आपको साइनोसाइटिस भी हो सकता है। दोस्तों, अगला कॉम्प्लिकेशन है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस साइनसिस का इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है। साइनसेस नेचुरली म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं और ये म्यूकस नोज में ड्रेन करता है, पर राइनाइटिस की वजह से ये ड्रेनेज चैनल ब्लॉक हो जाते हैं और वे म्यूकस साइनसेस में इकट्ठा होने लगता है और साइनोसाइटिस का कारण बनता है। और उसके बाद मरीज को साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि स्नोरिंग, खर्राटे आना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, लॉस ऑफ स्मेल होना और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाना। दोस्तों, अगला कॉम्प्लिकेशन है मिडिल ईयर इन्फेक्शन। राइनाइटिस की वजह से स्टैकियन ट्यूब का इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। स्टैकियन ट्यूब मिडिल ईयर को नोज से कनेक्ट करती है और मिडिल ईयर का जो फ्लूइड है वो स्टैकियन ट्यूब की मदद से नोज में ड्रेन करता है। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से स्टैकियन ट्यूब का सूजन आ जाने से यह ब्लॉक हो जाती है और मिडिल ईयर में वह फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है और मिडिल ईयर इन्फेक्शन का कारण बनता है। उसके बाद मिडिल ईयर इन्फेक्शंस के सिम्टम मरीज को आने लगते हैं, जैसे कि कान में बहुत तेज दर्द होना, फीवर आना, हियरिंग लॉस होना। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो में बात करेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस को कैसे डायग्नोस किया जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस का क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे हम एलर्जिक राइनाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।